अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नासरीन, पीटीआई हुकूमत ने आइंदा माली साल के का जो बजट है वो पेश कर दिया है। इसका मजमूई हजम जो है वो 8,487 अरब रुपए है। हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि एक आम आदमी जब बजट देखता है तो उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इस बजट को नो डाउट एक इनकलाबी बजट कहा जा रहा है, बेहतरीन बजट कहा जा रहा है, और ये कहा कि बड़ा मतवाज़िन किस्म का ये बजट है। इसकी कुछ निकात जो हैं वो मैं यहाँ चाहती हूँ कि शेयर कर लूँ आपसे, और आपको ये बताऊँ कि इस बजट में क्या रखा गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो कुछ थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताते हैं, और उसके बाद फिर इसके जो बाकी फीचर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि 4.8% जो है वो ग्रोथ का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है, और अब ये देखना है कि किस तरह से इस हदफ को अचीव किया जाएगा और किस तरह से इस पे काम होगा। और इसके अलावा अगर अब मज़ीद आगे बढ़ें तो एहसास प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, उसमें भी 260 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं गरीब लोगों के लिए, और जो बेहद ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन उसमें 10% इजाफा किया गया है, और तनख्वाह में भी 10% इजाफे की बात की जा रही है। और इसके अलावा दिहाड़ीदार तबके की कम से कम उजरत जो है वो 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो केपी मर्ज्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर 54 अरब रुपए उनकी डेवलपमेंट के लिए इसमें मुख्तस किए गए हैं। 61 अरब रुपए जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसको इन्हांस करने के लिए रखे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी तरफ भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवज्जो दे रही है। 14 अरब रुपए बिलियन ट्री सुनामी के लिए रखे गए हैं, और ये भी नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वायरमेंट के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया, इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस पर काम किया जाए, और अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा 20 अरब रुपए जो हैं वो डेवलपमेंट प्लान फॉर साउथ बलूचिस्तान के लिए रखे गए हैं, और 12 अरब रुपए ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर जो बहुत अहम है, और ज़राअत को रीढ़ के उसकी मैशत के हवाले से बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी भी करार दिया जाता है। तो उसके लिए कितना इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो संजीदा है, और उस पर क्या काम किया जा रहा है, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। और कुछ अहम चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे बड़े सादा से अल्फाज में, ताकि आपको ये मालूम हो पाए कि किस तरह से अब आगे सिचुएशन जो है ये उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी तब्दील होगी। और अगले इस पूरे साल में हम ये देखेंगे बजट के इस साल में आम आदमी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इस सारे हवाले से डिस्कशन करने के लिए जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर तलत अनवर साहब, और डॉक्टर साहब जो हैं ये फॉर्मर हेड हैं स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी पाइट के, माहिर मौशियात हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबूर मलिक साहब। सबूर मलिक साहब जो हैं ये माहिर मौशियात हैं, और ये साबिक सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ आरिफ जीवा साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बजट में हमें नज़र आ रही हैं, और बड़ा पॉपुलर बजट भी इसको कहा जा रहा है। एक अमूमी तासुर आपके जहन में क्या उभरता है जब आप इस बजट के सारे फीचर्स देखते हैं? आपने इस बजट को सुना तो क्या महसूस होता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम तो ये समझ रहे थे कि जो 2 बजट इस गवर्नमेंट ने दिए हैं उसी से जो है सिमिलर ये बजट होगा, लेकिन आपने ठीक कहा ये इनकलाबी बजट है, लेकिन ये इनकलाबी के साथ साथ अवामी भी है और उसके साथ बिजनेस फ्रेंडली भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमें नज़र आई, जो हम बात कर रहे थे, जो बुनियाद है, हमेशा जो है बिजनेसमैन डिमांड कर रहे थे कि आप जो है वो टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट दें। ये पहली दफ़ा जो है अल्लाह करे कि उस पर इम्प्लीमेंट हो। शौकत तनी साहब ने क्लियरली ये कहा है कि एक तो जितने भी टैक्स पेयर हैं उनकी रिस्पेक्ट होगी, और जो FVR वो एलिमेंट बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म, और इस पे इम्प्लीमेंट हुआ तो हम भी देखें, किसी भी क्लाइंट को आप रिस्पेक्ट देंगे। हम जब जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनके पास जाते थे कि जी आप टैक्स पे करें, तो वो थोड़ा सा पीछे हटते थे, लेकिन अब जो है वो हम खुद जाके लोगों को कहेंगे जी आप टैक्स, कोई भी प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप इस्तेमाल करते हैं, और उसकी सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, तो जब सर्विस अच्छी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह टैक्स पेयर आपके जो है अगले साल, आज 29 लैक्स हैं, तो आगे हम समझते हैं कि 4 मिलियन तक ये जा सकते हैं अगर ये फ्रेंडली होगा। दूसरा, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको उर्दू में जो है वो दें, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो इंग्लिश का गोशवारा, आप बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं, एक आम आदमी जो है उर्दू गोशवारे
उर्दू का आप गोशवारा बनाएंगे तो खुद जो है उसको किसी वकील की या किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपना सेल्फ की बात की तो सेल्फ 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 असेसमेंट, असेसमेंट हाँ। वो करेगा। लेकिन बजट बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। इसमें देखें एक दो चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसके लिए अगर आप नेक्स्ट स्टेप में आप बात करेंगे, हम उसमें बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। एक तो जो कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज इन्होंने दिया या जो स्कीम दी बहुत अच्छा है, लेकिन रियल इस्टेट में जो इन्होंने एक नई चीज़ कल की है वो जो है काबिल कबूल नहीं है किसी को। उसमें पूरा प्राइम मिनिस्टर का जो माइंड सेट है या जो प्राइम मिनिस्टर विजन है। चाहते हैं, जो विजन है और जो 2 साल से आप तरक्की देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स के अंदर, उसका प्रॉब्लम आएगा। जो कल इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स में जो छूट दी हुई थी कि जी आप 4 साल या 5 साल तक प्रॉपर्टी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। एक ठीक है। सिंगल लाइन में कल जो है वो शौकत तनी साहब ने उसकी जो है वो थोड़ा सा डिफाइन किया कि जी उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, उसको रिवर्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपके इतनी अच्छी पॉलिसी के ऊपर जो है ये, और शौकत तनी साहब ये भी चेक करें एफबीआर के अंदर कि उस गेन टैक्स की मद में ये कितना रिकवर कर रहे थे और क्या लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। कोई इतना बड़ा फिगर नहीं था। लेकिन ये न्यूज़ जब आगे जाएगी लोगों में जो है इससे थोड़ी सी बेचैनी होगी। ठीक है। जो होल्ड किए में प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं तो आपका पैसा जो है वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं करेगा। जब कोई चीज़ सेल होती है तो वो पैसा मार्केट में, आपने बॉन्ड देखे ना, बॉन्ड पे आपने बैंड लगाया तो बॉन्ड पे बैंड लगाया तो पैसा कहाँ है, आपके बैंकों में आया ना, या किसी और जगह पे जाके पार्क हुआ। इसी तरीके से अगर आपने इसको होल्ड कर दिया तो ये पैसे का जो है ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, पैसे का ट्रांजैक्शन रुकेगा, इससे प्रॉब्लम्स आएंगी। ओवरऑल जो हमारा एनालाइस है बिजनेस कम्युनिटी का, फेडरेशन का, इससे अच्छा बजट जो है वो, और देखिए ये 2021 में आया बजट, ये ऐसा नहीं है कि अगले साल इलेक्शन या 4 माह बाद जैसे बिल्कुल। 2018 में इलेक्शन होने जा रहे थे तो इन्होंने अभी तो 2 अवामी बजट और बजट, भी आएंगे, अभी 2 बिल्कुल। बजट और आने हैं। तो फिर अगर हमने बिजनेस कम्युनिटी का भी एक फर्ज बनता है कि इस बजट को सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने फिगर्स दिए उस पर मनोन जो है वो इम्प्लीमेंट हो, तो हम समझते हैं कि अगले साल इससे और अच्छा बजट आएगा, उससे अगले साल और अच्छा। इंशाल्लाह। जब इलेक्शन ईयर होगा 2023 का, तो उस वक्त जो है वो ये लास्ट बजट दे रहे होंगे, मेरे ख्याल है जुलाई अगस्त में इलेक्शन होंगे, उससे पहले बजट आएगा। तो ये जो है कौम जो है वो उससे बेहतरीन बजट देखेगी। इस बजट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल, आप हमारी ये बात दुरुस्त जिम्मेदारी कर है। रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने कहा सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये था कि मुल्क को दिवालियापन और उससे बचाया जाए। तो 2 साल तो बड़ी मुश्किल हालात थे ना, बड़े मुश्किल हालात से खुद हुकूमत गुजरी है और कोशिश की है कि कर्जों का बोझ कम करें। डॉक्टर साहब, आपको क्या महसूस होता है? कोई नया टैक्स नहीं है, इंडस्ट्री जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, अपनी आवाम को फ़ायदा देने की बात हो रही है, तो आपको क्या महसूस होता है ओवरऑल? जी, ये अच्छा हौसला अफ़ज़ा बजट है और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और साथ साथ मैं कहूँगा ये प्रो पुअर बजट भी है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पे ये तैयार किया गया है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड इसलिए है जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्री और बिज़नेस को खासी जो है ना रियायत दी गई है, और आप देखें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि टैक्सेस को कम करने कम की किया कोशिश। गया है। उसके उस पे परेशान है लोग कि जब टैक्सेस जो है वो खत्म, उसकी छूट दी जाएगी तो फिर ये कैसे ग्रोथ जो रेवेन्यू है कहाँ वो से उसका होगी, ये रेवेन्यू कहाँ से रेवेन्यू होगा? साइड पे लोग हाँ जी। परेशान हैं, लेकिन उसका लेकिन भी अब ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये कि इंडस्ट्री को आप देखें कि पिछले 2-3 साल से जो हो रहा था, वो हमारी इकोनॉमी जो थी ना एक क्राइसिस से गुजर रही थी, और हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ये अप्रोच होती है कि जी जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई हो तो आपको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ऐसे सख्त इकदाम लेने पड़ते हैं जिससे कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो। ठीक है। और वो उसमें करेंसी डिवेल्यूएशन एक होता है जो आईएमएफ का फार्मूला है। आईएमएफ का ना भी हो तो कंट्री को लाजमी करनी होती है कि जब आपका एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड हो तो ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको एक्सचेंज रेट को इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक करें। ठीक है। या और अगर आप नहीं करेंगे करेक्शन तो फिर आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा। तो उस सूरत में आपके पास यही चॉइस होगी कि आप बाहर से कर्जे लेते रहें और अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते रहें। दूसरी अप्रोच ये है कि आप एक्सचेंज रेट को एडजस्ट कर लें। ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों हाई होता है, वो इसलिए हाई होता है कि जब आप अपने मुल्क की जो चीज़ है उसको महंगा कर देंगे और इंटरनेशनल मार्केट की जो चीज़ है यानी इंपोर्ट जो है ना उसको सस्ता कर देंगे, तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। यही हुआ कि पिछले 5-7 सालों में ये होता रहा कि इंपोर्ट बहुत बढ़ती गई और एक्सपोर्ट कम होती गई। तो उसके सूरत में हमें
एक 19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला। तो जो कि करेंसी डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाइक करके इसको दुरुस्त किया गया। एक तो ये बात, अब जो है अब वो टाइम गुजर चुका है, वो मुश्किल वक्त था, उसके कुछ मनफी असरात भी हुए लोगों पे, इन्फ्लेशन पे, तो अब वो वक्त गुजर गया। अब जो वक्त है ग्रोथ का वक्त है, इट्स टाइम फॉर ग्रोथ। वज़ीर आज़म ने साफ साफ कहा है कि जी अब हमने ग्रोथ की तरफ जाना है। तो ग्रोथ जो है ना, यानी इस साल भी आप देखें 3.94% थी, बिल्कुल अगले साल का टारगेट 4.8% रखा है। तो ग्रोथ को अचीव करने के लिए इन्होंने इंडस्ट्री बिजनेस को काफ़ी टैक्सेशन में कंसेशन दिए हैं, इंसेंटिव भी दिए हैं। जी जी। दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये की कि जो इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स जो ख़त्म कर दिया है, कैश ट्रांजैक्शन पे बैंकों से पैसा निकलवाते थे नॉन फाइलर, तो उनको देना 50,000 से ज़ायद अगर आप अपने पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता था, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसका नतीजा ये हुआ था कि जी लोग कैश इकोनॉमी पे चले गए थे, बैंकों में पैसा नहीं रख रहे थे, डिपॉजिट कम हो गए थे। तो अब जो है ना जारी, यानी करेंसी टू डिपॉजिट जो रेशो होता है, कैश टू जीडीपी रेशो 42% होता है। ठीक है। तो 42% हमारा पहुंच चुका है, जबकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 20% होता है। तो हम यानी कैश इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी होती थी, हो रही थी, और उससे टैक्सेशन में हमारी कमी आ रही थी। अब जब ये विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया तो लोग बैंकों में पैसा रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आसानी होगी, उनके ट्रैक करने में आसानी होगी। ठीक है, सही, बिल्कुल सही। अच्छा सबूर मलिक साहब, सर कितना बिजनेस फ्रेंडली देख रहे हैं आप इस बजट को? मुतमईन हैं आप लोग कि ये जो बजट आया, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो सजेशंस थी चेंबर की जानिब से, तो उसमें तकरीबन 70-80% हमारी तजावीज़ इसमें शामिल की गई हैं। आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाह, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। मैं समझता हूँ जी कि ये इट्स अ वेरी गुड बजट, और ये शायद बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इतना फ्रेंडली या इतना बेहतर बजट इससे पहले शायद मैंने नहीं देखा। और कल बिलावल साहब ने कहा कि ये इस मुल्क का बजट नहीं लगता, तो टू सम एक्सटेंट ही वाज ऑल राइट, ही वाज, आई एग्री विद हिम कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, और विद होल्डिंग टैक्स जो इन्होंने कम कर दिए और रिमूव कर दिए, स्पेशली बैंकिंग में, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, ये एक बड़ा पॉजिटिव हमारे ख्याल में एक इसका इम्पैक्ट आएगा हमारी इकॉनमी में के ऊपर भी। और जहाँ तक ताल्लुक है जी इस वक्त जो इन्होंने ज़राअत को इंसेंटिव दिया जी, देखें इस वक्त हम अपना गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ी, हमें दालें भी इंपोर्ट करनी पड़ी, और ये बहुत ज़रूरी था, इट वाज नीड ऑफ द आवर कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें, और इस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को टेकअप किया है। और आज मैं पोस्ट बजट जो तकरीर थी FM साहब की वो सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बड़े क्लियरली एक दिया कि वो जो लोन्स हैं देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे फॉर 3 years, किसानों को देंगे, जिसमें वो अपने ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी ले सकेंगे, और इक्विपमेंट भी जो है वो भी सस्ता किया जाएगा, बिल्कुल ज़रूरी आलात जो है उसको भी सस्ता ऐसे किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है, और मेरी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि देखें, जैसे अब ये FBR को भी उनका जो एक पावर्स थी उनको कम किया गया है, सेल्फ असेसमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि चंद इश्यूज जो सामने नज़र आ रहे हैं उसमें प्लीज़ स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको ऑलरेडी हमें, मेरा ख्याल है जितना जिवेद साहब भी इस चीज़ पे मेरे से एग्री करेंगे कि इस गवर्नमेंट ने जितना पिछले अपने टेन्योर में बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया है, अगर इसमें बैठ के जो टैक्स रिकवरीज हैं और टैक्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अगर वो स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए तो आई एम श्योर कि इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को पूरी तरह इसमें सपोर्ट करेंगे कि गवर्नमेंट भी अपने जो हदफ है वो इनको अचीव करे,
सही और है, बिजनेस कम्युनिटी भी इंशाल्लाह ताला इसमें अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है। आरिफ चीफा साहब, सबसे पहले एफपीआर से अगर स्टार्ट कर लें, एक नया जन्म कह रहे हैं कि रिवाइवल हो रही है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, और आम लोगों के लिए आपने भी जिस तरह से बात की थी कि हरेसमेंट के एलिमेंट को कम किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि जितना सहल होगा, सादा होगा सिस्टम, उसमें ज़्यादा बेहतरी होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएंगे। अब जो टारगेट है वो 24% इसमें इजाफा किया गया है, रियलिस्टिक लगता है आपको? ये एक पूरा माफिया है। जब हम टैक्स की बात करते हैं, एफपीआर की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस माफिया को कंट्रोल किया जा सकेगा? हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये गवर्नमेंट के लिए? देखें, चैलेंज लास्ट ईयर भी जो टारगेट दिया, अगर पूरा अचीव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम, और जब आपको याद होगा कि पिछले साल बजट में जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था, तो तमाम तरफ से ये बातें आ रही थी कि ये टारगेट अचीव ही नहीं हो सकता, यानी जो पिछला टारगेट है उससे भी हम नीचे जाएंगे। लेकिन आप देखें कि वो टारगेट जो है उसके हम करीब करीब पहुँचे, और उसमें जो है वो बेहतरी आई। देखें, हमेशा हम बिजनेसमैन बड़ा टारगेट रखते हैं कि हमने जो है 1 साल या 2 साल के अंदर ये टारगेट अचीव करना है। बाज़ दफ़ा वो टारगेट हम अचीव कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोई नहीं कर सकता। आपने बस एक रखा होता है टारगेट, इसके करीब कोई करीब आप कोई नहीं पहुंच कर जाएं। सकता। अब आप देखें, बात ये है कि ये बात कि जी टारगेट अचीव नहीं होगा, जो बैठे हैं लोग टारगेट अचीव करना उनका काम है, उनका साथ देना हमारा काम है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि हम भी उनका साथ दें, कि हम जो है उनको वो सोर्सेज बताएं या वो रास्ते बताएं कि कहाँ से वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा प्रेसिडेंट साहब ने कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पिछले 2 सालों में जितना प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, आज तक नहीं लिया गया। अब हम आते हैं एक दो चीज़ें जो हम देखें, काबिल तारीफ बजट है, और ये तारीफ जो है ये अब आज के बाद जो है तारीफ से हटके हमें कुछ जो अगला बजट मंजूर होने जा रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ सजेशन भी रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट जो ओपन किए हैं पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ने इसको ये इनिशिएटिव लिया है, ये बजट में नहीं हुआ, बजट के बाद हुआ। इनको मार्केटिंग करनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए, और इसमें जो गाड़ियों का एक इंसेंटिव दिया है वो कोई इतना बड़ा नहीं है। इनको इसमें 1-2 और इंसेंटिव देने चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को, ताकि आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस आए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो कंस्ट्रक्शन के पैकेज को सबूताज करेगी आगे जाके। देखें, हमने जो है वो टारगेट रखा था कि हम 1.5 साल के अंदर जो है 18 माह के अंदर प्राइम मिनिस्टर को 60 to 70% रिजल्ट देंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं, उससे आपके तमाम सेक्टर्स चलते हैं। बिल्कुल ऐसे इशू क्या आ रहा है? सीमेंट आपका जो है महंगा हो गया पिछले 1.5 साल के अंदर। पिछले 1 साल के अंदर 25,000 रुपये पर टन पे स्टील पे रेट बढ़ा। सर कंजम्पशन भी तो बढ़ी ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कंजम्पशन, देखे दुनिया, हम ये कहते हैं कि जब आप डिमांड एंड सप्लाई है ना, जब आपकी कंजम्पशन बढ़ी तो आपको जो है, जब आपने प्लांट के लाइसेंस भी दिए तो आपके रेट कम होने चाहिए। इस मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जब हमारे पास डिमांड बढ़ती है तो हम रेट बढ़ा देते हैं। जैसे चीनी का मसला है, टमाटर शॉर्ट होता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, प्याज शॉर्ट होती है तो उसके, लेकिन सीमेंट के भी रेट बढ़ गए, स्टील के भी रेट बढ़ गए। देखिए सीमेंट के जो रेट, एक्सपोर्ट के आप रेट उठा के देख ले कि एक्सपोर्ट सीमेंट सेक्टर कितने में कर रहा है और लोकल बायर को कितने में दे रहा है। सीमेंट सेक्टर खुद कह रहा है कि हमारी प्रोडक्शन 40% इस साल बढ़ी है। ठीक है, 40%, तो आपका ओवरहेड भी तो कम हुआ। आपके जो फैक्ट्रीज जो है वो अगर 12 घंटे चलती थी, आज 24 घंटे। इसके लिए क्या सजेशन है? क्या सजेशन ये, अब गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट तो हम पिछले 1 साल से इस बात को कर रहे नहीं मान रही। शौकत अजीज साहब के ज़माने में यही प्रॉब्लम थी। जब शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात इनको कही कि जी आपकी जो है हम एक्सपोर्ट बंद कर देंगे अगर आपने रेट नीचे नहीं किए। अगले दिन उन्होंने प्राइस नीचे की। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, मुसाबकती कमीशन आपका बना हुआ है, आपको जो है उसके, देखिए ये चीज़ें जो है ये प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, इस इंडस्ट्री से तो बहुत
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कोविड में भी कितना हमने देखा कि उसमें हमें फ़ायदा हुआ, लोगों की इकोनॉमी जो है वो बहुत डूब रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म अच्छा, किया। आप जो है वो चले कहते हैं सीमेंट के लिए आप कोल इंपोर्ट करते हैं, स्टील के लिए आप जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसका रॉ, आप जो है टाइल्स के लिए क्या इंपोर्ट करते हैं? तो टाइल्स जो है 800 वाली 1400 1500 1600 रुपए रेट क्यों हो गई? क्यों? आपने है। आरडी लगाई टाइल्स के ऊपर। आज दुनिया के अंदर मटेरियल महंगा हो गया, तो आप हमने ये सजेशन दिया कि आप आरडी और एआरडी लगाइए, उसको आप ख़त्म करें। उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की, और चीज़ों पे की इन्होंने आरडी ख़त्म, जैसे ठीक है। फार्मास्यूटिकल में की और बिल्कुल, चीज़ों में हाँ। आप इस पे भी आरडी ख़त्म करें। ठीक है सर, ये आपकी तजवीज़ आ गई। मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जी, डिस्कस जी। कर लें। डॉक्टर साहब, सर ताले साहब, मुझे ये बताइएगा, अब जो हम बार बार बात करें कि एक आम आदमी को इसमें क्या फ़ायदा होगा, एक आम आदमी जिसे बजट की इतनी समझ नहीं है वो अपना फ़ायदा उसमें देखेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए कितना मुतवाज़न किस्म का ये बजट है, कितना बैलेंस है इसमें? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, आम आदमी की बात होती है और इसमें बजट इसलिए यानी आम आदमी का इस बजट में ख्याल रखा गया है
कि इसमें कर्जे जो है ना, छोटे कर्जे स्मॉल लोन दिए जा रहे हैं। एक तो एसएमईज को लोन दिए जा रहे हैं, बिल्कुल। एसएमईज को जो है ना लोन कंसेशनल लोन दिए जा रहे हैं और उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। दूसरी बात ये कि जो माइक्रो फाइनेंस है वो उसकी वो भी जो है ना तकरीबन मिलियंस में जो लोन है 4-5 मिलियन के करीब जो है ना लोन, इनका प्लानिंग है कि छोटे कर्जे जो है ना गरीबों को दिए जाएंगे। सर ये 5 लाख रुपया तो इसमें है ना, इन्होंने तकरीबन 4 से 6 मिलियन लो इनकम जो जी लो हाउस होल्ड्स इनकम हैं उनको हम उनको दिए जाएंगे। तो उनको ये दिए बहुत अच्छा जाएंगे स्टेप घर है। बनाने के लिए भी जो, और घर- ये सारा बिला सूद होगा। नहीं, ये घर बनाने के लिए नहीं, ये नहीं बिजनेस करने ये के तो लिए। बिजनेस जी, के जी, लिए जी। है। और घर मैं क्या कह बनाने रही के हूँ लिए आगे घर अलग है। बनाने के लिए भी दे रहे घर हैं। बनाने के लिए जो है ना 1 करोड़ रुपए तक हाँ जी। लोन लिए जा सकते हैं, जो कोई भी आदमी, और उसमें 10-15 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। उसकी भी मैं बात करता हूँ कि हाउसिंग सेक्टर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहले गरीब आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो घर बना सकता है, वो हमेशा किराए पे या किसी कच्ची आबादी में गुजार देता था। तो अब ये कि अगर कहीं प्लॉट अवेलेबल हो, सस्ता प्लॉट ले ले और 10 से 15 लाख का लोन ले सकता लोन है ले गरीब सकता आदमी। है। इवन एक आम लेबर है वो भी ले सकता है। अगर वो 10 लाख का लोन लेगा तो उसको हार्डली जो है ना अब उसकी जो कर्जे की किस्त जाएगी वो 8-10 हज़ार 12,000 रुपए महीना जाएगी, जो कि वो सर ये अफोर्ड भी कर एक पूरा सकता मैकेनिज्म है, एक मैंने इस पे सिस्टम। प्रोग्राम्स किए हैं, वो भी हर जी चीज़ को मद्देनजर रखा गया है कि कितनी आपकी इनकम है, जी। कितना आप पे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसका फिक्स किया जाएगा जो भी हाँ, उसकी मैं इसमें थोड़ा किस्त इजाफा होगी। करना चाहूँगा कि जी। जैसे ही अब ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है, रिवाइव हुई है और लोन मिलना शुरू हुए हैं, तो मार्केट में प्लॉट्स की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, अपार्टमेंट्स की कीमतें बढ़ रही हैं। तो वो जो लोन की लिमिट थी वो अब नाकाफ़ी है, यानी लोन की लिमिट थोड़ी बढ़ाई जाए। ठीक है। यानी अगर पहले वो 15 लाख या 20 लाख का लोन ले सकता था, तो ज़मीन महंगी हो गई है, तो इसलिए अब वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो उस रेट पे नहीं मिलेगी। 2-2, 3-3 लाख रुपए ज़मीन के रेट चढ़ गएंगे, ठीक है। या इससे कई सोसाइटियों में इससे ज़्यादा चढ़ गए। तो मैं ये यानी मेरी तजवीज़ है कि एक तो लोन के जो टोटल लोन के साइज़ है वो बढ़ाया जाए, और ताकि जो है ना वो गरीबों को भी कर्जे मिल सके, और ये 15-20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जो लिमिट है इसको बढ़ाया जाए। ठीक है सर, अभी बजट के हवाले से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जाहिर है कि जो चीज़ें इस वक्त आप लोग जो तजावीज़ दे रहे हैं, मेरा ख्याल है आगे नेक्स्ट स्टेप में इस पे सारी वो बात भी होगी और वो सोचेंगे भी इसके ऊपर कि अब हमने मज़ीद क्या इक़दाम करने। सर आप मुझे ये बताइएगा आईटी सेक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं, वो भी ज़ीरो रेटिंग वाली चीज़ हमें नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं, तो ये भी ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप हमारी इकॉनमी पे? देखें, जो स्टेप आईटी के लिए लिए गए वो तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बड़े इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, और वो इंशाल्लाह दैट विल पे ऑफ, बिकॉज देखें ग्रोथ जो है आईटी यूथ को सेक्टर भी आप इंगेज कर लेंगे ना, बड़ी यूथ भी ऐसे आपकी बिल्कुल इसमें ऐसे। वो होगी है। देखें इसमें आईटी सेक्टर में आप अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने 1 बिलियन से 100 बिलियन का सफ़र जो है वो चंद बड़े छोटे अरसे में तय कर लिया। बिल्कुल। तो आज मैं पोस्ट बजट स्पीच में इवन एनएफएम का भी यही था कि हम क्यों नहीं ये कर सकते, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप था। जो बीच में कोई टैक्स लगाने की बातें हो रही थी वो बड़ी डैमेजिंग थी इस सेक्टर को, पर अब इन्होंने जो टैक्स में इसमें रिलीफ दे दिया है, मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला एक बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और इसमें एक और चीज़ जो थी, जो कल जैसे मोबाइल फ़ोन पे टैक्स बढ़ाया गया और इंटरनेट पे भी लगाया गया, जिसको इमीडिएटली हमाद अज़हर का बाद में को आ गया कि जी हमने इसको कैबिनेट ने इसको वो भी परमिशन ज़ेरे नहीं गौर है, दी, अभी इस पे फाइनल नहीं हुआ वो। तो वो बहुत अच्छा है, वो नहीं होना चाहिए इंटरनेट का, क्योंकि देखें इंटरनेट इज़ नॉट ओनली कि कोई ड्रामा या मूवीज़ डाउनलोड करें। आजकल बच्चे घर बैठे कोविड की वजह से आपकी सारी पढ़ाई जो है वो इंटरनेट पे हो रही है। देखें हमने उस सेगमेंट को भी देखना है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं उसमें सिर्फ अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा, हाँ, उसमें बिल्कुल। गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है, और उनके लिए फर्दर टैक्सेस मैं तो समझता हूँ कि उसमें फर्दर रिलीफ देना चाहिए, बिकॉज जब आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो फिर तो ये सारा इंटरनेट के ऊपर ही काम चलेगा, और उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दुरुस्त इस है। चीज़ को भी एक जहन में रखना चाहिए। और इसी तरह मेरा एक और चीज़ है जो मैं आई वुड लाइक टू रेज दिस थिंग कि एफबीआर का जो स्टेप लिया गया वो बहुत अच्छा है, मगर जो थर्ड पार्टी ऑडिट है ऑडिट उसको दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। देखिए ना, थर्ड पार्टी ऑडिट में अभी दो उसमें क्लैरिटी नहीं है, पर अगर वो होता है तो
obviously a certain number of chartered accountants will be appointed by the government. तो फिर उनके साथ उनकी फीस और वो उसमें काफ़ी इश्यूज भी आएंगे, छोटे बिजनेसमैन के लिए उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मेरी फिर ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि दैट नीड्स टू बी डिस्कस एड्रेस्ड और उसको सोच समझ के उसको इम्प्लीमेंट किया अप्रोच होनी चाहिए उसके लिए, उस तरह से फिर अगर काम करेंगे बिल्कुल तो सही फिर उसमें फायदा है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि क्योंकि ये बजट एक फ्रेंडली बजट है और इसमें आई एम श्योर कि एवरीबडी विल ट्राई कि वो अपना जो रोल है वो प्ले करे और हम इंशाल्लाह ताला अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ जाता हुआ इसमें देखते हैं इंशाल्लाह ताला। सर, एहसास प्रोग्राम के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि 260 अरब रुपए जो है ना मुख्तस किए गए हैं, बड़ा ये अहम है। और कोविड के दिनों में भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों को घर बैठे जो है वो 12,000 हर घराने के हिसाब से उनको पे किया गया, तो उसमें बहुत रिलीफ मिला उन लोगों को। और अभी भी इसमें मत में सेहत कार्ड इसमें शामिल है और ज़राअत की जब हम बात करें हैं किसान कार्ड है उसमें, फिर एजुकेशन के हवाले से भी रिफॉर्म्स हो रही हैं। तो ओवरऑल ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसका आप देखते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि इसमें ये इस प्रोग्राम से जो है बहुत लोगों को रिलीफ मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत लोगों को रिलीफ मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो मैं फील्ड में देख रहा हूँ, लोगों से बात होती है, ज़ाहिर है हमारे पास भी लेबर या जो है वो उसमें शामिल लोगों है, से डायरेक्ट आपका उनको इंटरेक्शन है। बैंक्स में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम के कोई सुने अगर अरबाब इख्तियार की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि बैंक्स में उन गरीबों को इतनी परेशानी आ रही है अकाउंट्स के हवाले से, वो कई चक्कर लगाते हैं उस पेमेंट के लिए। एक तो ये मसला हल करने की ज़रूरत है, ये सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी को 12,000 दे रहे हैं या किसी को ज़कात का पैसा दे रहे हैं, और ज़कात भी ये चेक करनी चाहिए कि आप पूरे साल में जिस यूसी को आप ज़कात दे रहे हैं, टोटल आप ज़कात कितनी दे रहे हैं और किन किन लोगों को मिलेगी उस यूसी में और कितनी मिलेगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उस प्रोग्राम को थोड़ा सा और जो है वो इस दफ़ा इन्होंने बजट में ज़्यादा पैसे रखे। दूसरा, एक कामयाब जवान प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 10 अरब रुपए उसमें रखें। एक जो नेफ्टेक गवर्नमेंट चला रही है, मैं भी मेंबर हूँ उस नेफ्टेक बोर्ड का, उसमें जो है वो टेक्निकल, देखें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। एक तो ये नेफ्टेक जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जो है वो स्किल्ड बच्चे हम तैयार कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, हर किस्म का स्किल्ड लेबर तैयार हो रहा है। नंबर एक ये कि इसमें जो है ना वो आपको दूसरी चीज़ को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन। एक बच्चा अगर आपका पढ़ जाता है, एजुकेट हो जाता है, आज तो आपको बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हो रहा है सारा, तो जो एक बच्चा आपका पढ़ जाता है तो वो 2 फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट करता है, कम से कम वो आगे पूरी फैमिली उसकी सर, ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग की आपने बात की है, हर घर से एक बंदे को जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ये इसके अंदर ऐलान किया गया। ये बहुत अहम चीज़ है कि हमें अब स्किल्स की तरफ जाना है, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाना है, और हमें ज़रा तब्दील करनी है थोड़ी सी। वो जो एक बहुत पुराना हमारा होता था कि आप पढ़ लिख गए हैं तो फिर एक नौकरी मिल जाए, नौकरी भी सरकारी हो, सरकारी मिल गई तो फायदा आपका बहुत ज्यादा उसमें हो जाएगा कि सारी उम्र आराम से घर बैठे आप खाएंगे। जी सर, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस माइंडसेट को भी बदलना है। टेक्निकल जैसे जिया साहब ने कहा, और दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लेबर को टेक्निकली उनको साउंड करें। देखें, अभी ये जो पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे थे कि सऊदी अरेबिया से और यूएई से, मिडल ईस्टर्न कंट्री से हमारी काफ़ी लेबर वापस आई। देखें, वो कोई प्रेशर नहीं था, वो एक बड़ा एक नेगेटिव सा एक इम्प्रेशन आ रहा था कि जी शायद इंडिया के प्रेशर की वजह से या पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात की वजह से लेबर। देखें, वो हमारी लेबर बिल्कुल रॉ लेबर ऐसे ही है, जिसकी अब दुनिया में ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ये जो पॉइंट है सरकार इसको बिल्कुल लेके चलना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और हमारी जो टेक्निकली साउंड अगर हमारी लेबर होगी, क्योंकि हमारी लेबर जो है सीपैक के हवाले से भी देखिए ना, अगर वो हमारे यहाँ इतने टेक्निकल लोग हों तो उन्हें फिर बाहर से लोग लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा ना। हम खुद काम नहीं करते हैं, सॉरी टू से, यानी जाहिर है कि आवाम की भी दिलचस्पी उस तरह से नहीं है। एक रिवायती जो सिलसिला चल रहा है उसी सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा सा हम कुछ नई चीज़ें ला सकें, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें, टेक्निकली लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम करें तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत फ़ायदा होगा। जी सर। जी, मैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से ऐड करना चाहूँगा। मैं चूँकि मेंबर भी हूँ टेक्निकल ग्रुप जो पावर्टी एंड सोशल प्रोटेक्शन, जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है,
तो उसमें हमने ज़रा इसको बड़ा क्रिटिकली देखा है एहसास प्रोग्राम को। ओके। और बड़ी खुशाइंद बात है कि इस साल जो है ना एलोकेशन बढ़ाई गई है, 260 अरब रुपए कर दी गई है। लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंट व्यू है, और मैंने पहले भी मैं प्लानिंग कमीशन में मेंबर रहा हूँ, टेक्निकल ग्रुप ऑन पावर्टी। तो जब हम इस चीज़ को पावर्टी और सोशल प्रोटेक्शन, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, जब हम इसको देखते हैं तो ये एक कंजम्पशन ओरिएंटेड प्रोग्राम है कि 12,000 रुपये आपने दे दिए और उसके बाद आप फारिग हो गए कि जी गुर्बत ख़त्म हो गई। गुर्बत इस तरह ख़त्म नहीं होती। गुर्बत ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, उनकी इनकम जनरेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। तो हमारी ये तजवीज़ है कि जी ये जो 12,000 दिए जाते हैं ये इन्हें हर क्वार्टर के बाद ना दिए जाए, बल्कि शुरू में ही इनको 50-60 हज़ार रुपए सारे साल के इकट्ठे दे दिए जाए। इकट्ठे दे दें। लेकिन सर कैसे दें? उस ये मुश्किल काम है। हाँ, वो ऐसे doable है? कि इनको एक बिजनेस प्लान हो इनका, और इस पे पहले ही काम सर हो वो जो रहा है। कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है, नहीं, वो नहीं है। आप नहीं मैं आपको Business ये plan बात वो कर रही अलहदा हूँ, है। आप ये बात करिए अलहदा है। लेकिन देखें एहसास प्रोग्राम के अंडर अगर हम ये 12,000 की ये बात करते हैं, हर घर से एक आदमी को जो है वो स्किल सिखाया जाए और फिर उसके बाद उसके करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो है वो थोड़े थोड़े लोन फाइनेंस दिए दिए जाएं। जाए, बिल्कुल। तो ये सारा इसको आप एक कंप्लीट सिनेरियो में देखें जी, ना, जी, हाँ। तो फिर इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें एक आम आदमी को फायदा होगा। जी, फिर जी। आप अगर ज़राअत की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको लोन्स दिए जा रहे हैं, जी, ज़रूरी जी। आलात भी आप खरीद सकते हैं। फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी आपको लोन दिए जा रहे हैं। और अब तो 5 लाख रुपए उसमें आ गया कि अगर आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको वो भी मिलेगा। अगर इसको कम्प्लीटली देखें एक पैकेज के तौर पर, तो हाँ, नहीं देखें, फिर कैसा है? ये जो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट लोन है। कामयाब जवान एक अलग कैटेगरी बिल्कुल, है, वो exactly। यूथ के लिए, ठीक है ना। और ये जो पावर्टी एलिवेशन के लोन हाँ है जी। ये अलग है। ये अलग है। ये माइक्रो फाइनेंस होते हैं जो कि बहुत सारे इदारे कर रहे हैं, जैसे अखुवत है और एनजीओस हैं लाइक रूरल सपोर्ट प्रोग्राम NRSP, और जिसका कि वज़ीर ख़जाना ने अभी जिक्र भी किया है कि ये एनजीओस जो है ना वो बैंकों से पैसे उनको दे दिए जाएंगे, बिल्कुल, वो लैंड करेंगे, ठीक वो है। 50,000 60,000 के कर्जे देंगे। उससे कोई गरीब तरीन आदमी जो है ना वो अपना कोई छोटा सा कारोबार, कोई जानवर ले लेगा, उसके बिल्कुल, लाइव स्टॉक अपना लाइव स्टॉक की कर तरफ लेगा। ना, तो ये ऐसी बिजनेस मॉडल मौजूद है। लाइव स्टॉक अगर हो जाए, कोई बकरी खरीद ले या 2 बकरी खरीद ले, तो उसके बाद ये वज़ीर आज़म साहब ने पहले भी की थी और लोगों को समझ नहीं आई थी समझ इस नहीं बात आया, की, यही लेकिन मैं- लाइव स्टॉक ये इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसमें बहुत फायदा होता है अगर आप इसकी मैंने तरफ 5 देखें। अभी मुर्गियां पाली हैं पिछले 3 महीने में, तो मेरे ख्याल है 3 महीने से तो घर पे अंडे नहीं आ रहे। मैं अपने घर के यूज़ की आपको ये बात सिर्फ बता रहा 5 हूँ। मुर्गियों की बात कर रहे हैं, देख मैं लिया ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर की बात का, हाँ जी। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। हम तो खैर कराची के लोग हैं, लेकिन यहाँ आके ये सीख गए कि मुर्गियाँ से अंडे भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। 5 मुर्गियाँ डेली मुझे अंडे दे रही हैं और हम देसी अंडे खा रहे हैं, और हमने सब्जी भी जो है वो टमाटर भी घर का खा रहे हैं हम जो है वो। तो ये बिजनेस क्यों नहीं हो सकता? देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने अगर बात की तो लोगों ने उसको कुछ अरसे तक मना- सर अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं नहीं हो है, सकता? हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं देखें है। ये मुर्गी का पोल्ट्री का जहाँ तक है ना, आप ऑस्ट्रेलोप एक खास किस्म की मुर्गी है जो इम्पोर्टेड की, उसका अंडा 40 रुपए तक बिकता है, 50 रुपए तक मार्केट में बिकता है। इस तरह उसके मुर्गी जो है ना 2,500 रुपए तक बिकती है। तो देसी मुर्गी की अलहदा कीमत है जो कि मार्केट में एक वैल्यू है। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर किसी को 30-40 हज़ार रुपये लोन दे दिया जाए तो मुर्गी का वो काम कर सकता है। औरतें भी कर सकती हैं, घर पे मुर्गी की देखभाल कर सकती हैं, रेयरिंग कर सकती हैं, बकरी की रेयरिंग कर सकती हैं। तो ये यानी सिंध में ये तजर्बा किया गया है यूरोपियन यूनियन की फंडिंग से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोऑपरेशन से। जब वहाँ किया जा सकता तो ये फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट क्यों नहीं और पूरे इम्प्लीमेंट पाकिस्तान कर में जरूर सकती? इस पे काम तो किया मेरा जाना ख्याल है कि सर, बल्कि आप ही की बात है। चलिए इन्वायरमेंट की तरफ हम बाद में आते हैं। मैं चाहती हूँ कि सर ज़रा थोड़ा पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके हवाले से भी थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लें। वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों भी जो इंटरेक्शन आवाम के साथ हुआ उनका, उसमें उन्होंने कहा कि हम तालीम और सेहत ख़ास तौर पर, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, कि उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, इंसेंटिव भी देंगे और सस्ते उनको ज़मीन भी दी जाएगी, चाहे वो औकाफ की ज़मीनें हों। पूरा एक सिस्टम हम जो है वो बना लेंगे ताकि मिलकर काम करें, और फिर हम तो इससे हॉस्पिटल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो जाल बिछा सकते हैं। हमारा ये सारा सिस्टम बहुत बेहतर हो सकता है। सर कितना आम है ये, इस सोच को, इस विजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे भी बात हुई कि लोग मजाक उड़ाते हैं, ये कुछ है। जब भी नई सोच
आती है तो जब किसी को समझ नहीं आ रही होती तो वो उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको मजाक में उड़ा दो ताकि वो ये ना हो कि यार मुझे नहीं समझ आई। तो प्राइम मिनिस्टर की देखें ये जो सब चीज़ें हैं, जैसे आज शौकत अपना तरीन साहब ने भी कहा अपनी पोस्ट बजट स्पीच में, अब हम पॉइंट ऑफ सेल को हम इंश्योर नहीं करेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल पे लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शायद वो आप पता नहीं आपने सुना कि नहीं, उन्होंने उसमें कहा कि व्हाट विल डू इज़ कि हम लोगों को कहेंगे कि आप पक्की रसीद लें और उस पक्की रसीद की बैलेट होगी जिसके अगेंस्ट इनिशियली हम फ्रॉम जुलाई से ये शुरू कर देंगे कि 50 लाख रुपए जो है उसकी हम गिफ्ट उनको देंगे, इनाम देंगे और इसको हम 1 अरब रुपए तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा जी ये टर्की में ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है। दुकानदार के पास जो ग्राहक है वो खुद जाके कहता है नहीं मुझे रसीद दो। तो ये चीजें जो हैं जब हमारे यहाँ लोग डिमांड नहीं करते, क्यों नहीं लेते? इसीलिए यानी ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। बट देखें ना, जब 1 अरब के तक के आपको उसके मिलेंगे, इंसेंटिव मिल रहा होगा और आपका इनाम निकल रहा होगा तो क्यों नहीं लोग लेंगे? तो ये देखें इन्फोर्स हो जाएगी चीज़ ऑटोमेटिकली, विच इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। और इस चीज़ को मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। बट मेरे एक इसमें थोड़ा सा मुझे है जी कि एहसास प्रोग्राम में मैम सानिया निश्चित जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी काफ़ी उनसे इंटरेक्शन भी हुई। तो ये जो 12,000 रुपये आप महीने का 3 माह का दे रहे हैं, ये आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं। मैं ये एक मेरी अपनी एक सोच है। इसी पैसे से हम कोई जैसे वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, हम कोई इंडस्ट्रियल कोई लोगों को टेक्निकल नो हाउ दें, उसमें लोगों को ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे वो आके चीज़ों को सीखें और उनको हम गाइड करें। तो शायद देखें ना, जो जैसे अखुवत का भी जिक्र हुआ, अखुवत छोटे लोन्स देता है, ठीक है, 99.99% उनकी रिकवरी रेट है। और वो इसका मतलब है कि लोग 100% उनका जो 99.9% लोन जो है वो आके वापस कर रहे हैं और उससे एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, ये जो 12,000 रुपये आप दे रहे हैं ये लोगों को पैसा भी जा रहा है और शायद इससे कुछ बन भी नहीं रहा। ठीक है, तो इसको रिकंसिडर करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है जी। ओके जीवा साहब, सर सीपैक के हवाले से भी जो है वो बहुत बात हो रही है और चाइनीज़ कंपनीज भी जो है वो बड़े पैमाने पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में उनका भी क़याम होगा। तो आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में? हम लोग तो पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा अपना भी होमवर्क होना चाहिए, हम अपने लोगों को भी इसमें इंगेज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकें। फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है आपको? नहीं, फ्यूचर हमारी बिजनेस कम्युनिटी कैसे देख रही है? सीपैक पे जो फंड्स एलोकेट होने थे पिछले 3 सालों में, वो उसका कोई किसी वजह से वो जो है प्रोसेस स्लो हो गया आपका। कल मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी 12 अरब डॉलर हम खर्च कर चुके हैं और 18 अरब डॉलर और खर्च इस साल खर्च करेंगे। बात ये कि इसको जो है इन 18 अरब डॉलर्स को भी खर्च हो जाना था। किसी भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं, आप देखें तमाम जो है वो सीपैक रूट्स बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट मंथ जो है रशाकई जो है वो आपका इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया उन्होंने जाके, उसमें एक अच्छी बात की उन्होंने, हमें बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने सीएम साहब से कहा कि जी यहाँ पे लैंड की सेल परचेज नहीं होनी चाहिए, आप लीज पे लैंड जो है वो एलोकेट करें लोगों को, ताकि जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो यहाँ पे आके अपनी ज़मीन पे अपना इंडस्ट्री लगा सके। क्योंकि लैंड इतनी प्राइस हो जाती है कि फिर वो इंडस्ट्री जो है वो फिजिबल नहीं रहती है। वो एक अच्छा इकदाम है। तो ये सीपैक जो है ये आपको आपका जो पहले दिन से कहा जा रहा है गेम चेंजर, तो ये गेम चेंजर ही है। आपकी दुनिया में इम्पोर्टेंट किस लिए है? आप वो डेट देखें जब सीपैक पे सिग्नेचर हुए और उसके बाद जो है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट बढ़ी है। हर कंट्री सीपैक में आना चाह रहा है, हर कंट्री चाह रहा है कि सीपैक का हिस्सा बने। सीपैक का जो स्टार्ट लिया चाइना पाकिस्तान ने लिया, तो ये सीपैक जो है इसको जो है वो हम किसी वजह से, पता नहीं किस वजह से हमने जो है इसको स्लो किया है। अभी ग्वादर भी आप देखें, ग्वादर का भी जो है वो जो चीज़ें होनी थी वो उस स्पीड से नहीं हुई। शायद मेरा ख्याल है आसिम सलीम साहब लास्ट वीक वहाँ थे और उन्होंने कुछ चीज़ों का इनोवेशन भी किया है और कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक जोन भी शुरू करने जा रहे हैं। कल बल्कि बजट के अंदर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर शौकत अली साहब ने टैक्सेस का भी जो है वो रिलीफ दिया है वहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा। और ये अच्छी बात है कि आप जो है एक्सपोर्ट
देखिए जितनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ही की बात को लेकर डॉक्टर तलत साहब की Export, तरफ जाती है कि अब export बहुत आपके कम लिए है बहुत important एक्सपोर्ट्स है। के हवाले से मुझे बताइएगा कि किस तरह से इसको हम बढ़ा सकते हैं, मज़ीद इजाफा कैसे मुमकिन हो सकता है। बड़ी होप तो है कि हमने अपनी ज़रा थोड़ी स्ट्रैटेजी तब्दील की है, करने की कोशिश कर रही जी है जी गवर्नमेंट। ये एक्सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं सीपैक में थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मुख्तसरन सर। हाँ, सीपैक में स्लो यूँ हुआ था जैसे ये कह रहे हैं जीवा साहब कि यानी IMF प्रोग्राम था, एलोकेशन नहीं हो सकी। इस साल 55 बिलियन सीपैक के लिए एलोकेट किए जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए होंगे, और होपफुली जो है ना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनमें दोबारा वर्क शुरू हो जाएगा। एक तो ये बात होगी, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना ये एक्सपोर्ट्स के लिए भी बड़े हमारे लिए यूज़फुल होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो चाइना अपनी इंडस्ट्री जो है ना रीलोकेट कर रहा है। बिल्कुल चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ गई है, तो वो अपनी इंडस्ट्री चाइना से सस्ते मुल्कों में लाइक वियतनाम, कंबोडिया, इन मुल्कों में कर रहा है शिफ्ट। तो पाकिस्तान भी एक डेस्टिनेशन है चाइना के लिए, जिसके लिए हमने रशिया कई बोस्तान बलूचिस्तान में, और यहाँ फ्री इकनॉमिक जोन है ये और सिंध में धाबेजी है और फैसलाबाद हत्तार है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रायोरिटी इकोनॉमिक जोन है, ये बनाए हैं। और इसमें एक्सपो यानी वो अगर हम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें, एक्सपेडाइट करें, उन्हें इंसेंटिव दिए हैं ऑलरेडी, बहुत इंसेंटिव दिए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद होना चाहिए रशिया कई और दूसरे इलाकों में, वो फौरी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि वो इंडस्ट्री अपनी लगा सकें। तो इसमें बड़े गेन होंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट प्रमोशन होगी। एक तो ये बात होगी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए ज़रूरी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को करें। दूसरी बात ये कि एग्रीकल्चर, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमने सीपैक में एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क भी साइन किया है चाइना से, जिसमें हम चाइना का जो जिंगयांग प्रोविंस है उनको अपनी फूड प्रोसेस फूड जो है ना वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे आप देखें कि लोगों ने टमाटर कैसे जाए कि बायर अवेलेबल नहीं था, 5 रुपये भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज चेंज होती, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होती, और अब हम इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अब इस बजट में ये भी चीज़ की गई है कि कोल्ड हाउस, ऑलिव ऑयल की, बल्कि उसकी भी काश्त के हवाले से कितना ज़्यादा ऑलिव्स के हवाले से भी बात हो रही है। दूसरी जो मेजर शिफ्ट हमें नज़र आता है इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी में, वो ये कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। ये हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 22% के करीब बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में, गो के पिछले साल डिक्लाइन हुई थी और वो कोविड की वजह से सारे ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे, रिड्यूस हुए थे। अब रीगेन कर लिया और तकरीबन 22% हुए। नेक्स्ट ईयर फिर जो है ना इन्होंने मेरे ख्याल 5 to 7% का टारगेट रखा है और होपफुली इसको ये अचीव कर लेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो है ना डाइवर्सिफाई करें, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से हट के। अब जैसे आईटी में क्या है, आईटी की एक्सपोर्ट कभी भी 200-300 मिलियन डॉलर से नहीं रही है। इस साल पहली दफ़ा 2 बिलियन डॉलर की हुई हैं। एक तो आईटी एक एरिया है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, दूसरे एग्रीकल्चर जो प्रोसेस फूड है इसमें भी हमें फोकस करना चाहिए। सही। और हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें, उन्हें सस्ती गैस और बिजली प्रोवाइड करें ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हों और हमें ज़्यादा ऑर्डर मिले और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज। सबूर मलिक साहब, सब वक्त ख़त्म हो रहा है। ओवरऑल मैं चाहूँगी कि ज़रा अगर इसको हम कंक्लूड कर दें तो आप क्या कहना चाहेंगे? एनर्जी सेक्टर की भी बात हो रही है, फिर जो डैम्स बनाने की बात हो रही थी उस पर भी एलोकेशन की गई है और बड़ी हमें इसमें भी संजीदगी नज़र आ रही है गवर्नमेंट की। देखिए, आपने जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात की उस पर तो मेरा बिल्कुल एक वन लाइनर के हमारा फोकस आईटी पे होना चाहिए। राइट। और हमें वहाँ पे इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको ऐसा एनवायरनमेंट हमने देना है और ये हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है एंड वी कैन अर्न लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये तो बिल्कुल। बाकी तो देखना आपने कोई भी चीज़ है, जैसे अभी जीवा साहब ने भी कहा सीमेंट जा रहा है, यहाँ रेट और है, एक्सपोर्ट का रेट और है, तो हम आईटी पे हमें फोकस करना चाहिए। इस गवर्नमेंट का फोकस है भी, पर इसके ऊपर हमें एक बड़ा कोर हमारा फर्म होना चाहिए और हम दुनिया में इसकी रिक्वायरमेंट भी है। इसके साथ साथ जी जो डायरेक्शन इस वक्त हमारे हैं, मैं समझता हूँ वो एक बड़ी मुस्बत और पॉजिटिव डायरेक्शन है।
ठीक है। और अगर इसको ही लेके चला जाए तो आई एम श्योर के वी कैन डू वंडर्स ठीक इंशाल्लाह है, ताला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ आरिफ जीवा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर तलत अनवर साहब और सबूर मलिक साहब मौजूद रहे सारी डिस्कशन में। बजट के हवाले से बात कर रहे थे। ओवरऑल भी हमने बात की कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है और गवर्नमेंट का फोकस क्या है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को, बल्कि तमाम सेक्टर्स को अगर मैं कहूँ कि बड़े तवाज़ुन के साथ लेकर चला जा रहा है और हर एक को फोकस किया जा रहा है, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पिछले 2 बजट से कि तीसरा बजट जो है वो ये सोचा जा रहा था शायद उसी का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये एक बड़ा इसमें तब्दील किस्म का और बड़ा पॉजिटिव किस्म का हमें बजट नज़र आया है। और अगर इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद हो जाता है तो यकीनन जो अगला बजट होगा उससे ज़्यादा बेहतर तवक्कुआत जो है वो हम रख सकते हैं। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।